तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी जरा कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ सही तरीके से आपको पहुंच रही है। रोहित जी, पहुंच रही है मेरी आवाज़? दीपक जी। आज के सेशन में हम रिकॉल क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के एग्जामिनेशन हुए 28 अप्रैल 2024 को, और उनके क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन एग्जाम में जो सवाल, यस मनोज जी बोल रहे हैं, प्रॉपरली आ रहा है। तो क्लरिकल टू ऑफिसर के जो सवाल आए थे हमारे साथियों ने साझा किया, तो आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो साथी हमारे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हैं, अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो भी वो बात करेंगे। हालांकि ज़्यादातर साथियों का ये मैसेज आया है कि उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, और ज़्यादातर वही सवाल आए हैं जिनको वो पिछले समय पढ़े थे, और उनको जो है सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे। तो चलिए आज चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों ने साझा किया था। एग्ज़ाम 28 अप्रैल को था क्लरिकल टू ऑफिसर में, और साथियों का एग्जामिनेशन कैसा गया है ये आप सवाल से ही देख पाएंगे। और वैसे उन्होंने सब इन्फॉर्म किया है कि उनके एग्जामिनेशन उनकी तैयारी के हिसाब से बहुत ही शानदार गया है। सारे सवाल जो हैं अच्छे आए थे, और जो साथी हमारे साथ पढ़े हुए हैं उनका तो मैसेज आया है, और रिकॉल क्वेश्चन से भी काफ़ी सवाल आए थे। तो सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगर सवाल में कोई आप संशोधन करना चाहेंगे ड्यूरिंग द सेशन तो आप लोग माइक ऑन करके अगर इसको सुधार भी सकते हैं कि सर ऐसा सवाल आया था, क्योंकि हमारे साथी जो हैं टूटी फूटी भाषा में सवाल भेजते हैं, फिर हम उनको सवाल क्रिएट करते हैं। तो पहला सवाल था, व्हाट इज द CRAR ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023? तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के बारे में सवाल पूछा गया था कि आप जब भी हम प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिजनेस फिगर से एक या दो सवाल पूछे जाते हैं। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। बिजनेस फिगर में कैपिटल टू रिस्क एट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं उनमें रिस्क होता है, और उस रिस्क के अगेंस्ट हमें कैपिटल रखना पड़ता है। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए पूछा गया। नॉर्मली 9% होना चाहिए CRAR, और 2.50% जो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए। मतलब 2.5% जो है बचा के रखने चाहिए। लेकिन आपके बैंक का 31 मार्च 2023 को 8.24 CRAR था। सभी साथियों ने किया होगा बिजनेस फिगर में। आपको 8.24% ये CRAR का जो है परसेंटेज है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेट NPA ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023? तो नेट NPA, ये सवाल क्या पूछा गया था? पवन जी आप बता पाएंगे क्या सवाल क्या ये पूछा था? नेट NPA का परसेंटेज पूछा था कि क्या पूछा था? कोई बता पाएंगे हमारे पवन जी? तो जहां तक, सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पवन जी, जरा बताइए सवाल क्या पूछा था इसमें? नेट नेट एनपीए का परसेंटेज पूछा था सर। जी, सीधा सीधा सवाल पूछा था। नेट NPA का परसेंटेज आपका 1.72% है। तो ये भी बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ सवाल, दो सवाल अभी यहाँ पूछ लिया। एक तो CRAR का परसेंटेज पूछ लिया, और नेट NPA का परसेंटेज पूछ लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल, हु इज द PMAGP नोडल एजेंसी? हु इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन स्कीम? तो इनका नोडल एजेंसी कौन है, ये सवाल पूछा गया PMEGP का। तो PMEGP का नोडल एजेंसी, आप लोग इतने बार इस सवाल को पढ़ चुके हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसका नोडल एजेंसी है, जो PMEGP इम्प्लीमेंटेशन, उनके एप्लीकेशन, साथ ही साथ सब्सिडी, ट्रेनिंग और सारी चीज़ें लाइजनिंग देखता है। नोडल एजेंसी है KVIC। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक सैनिक सम्मान प्रेफरेंशियल रेट? ये सवाल के बारे में थोड़ा सा बताइए पवन जी, क्या सवाल था ये, कैसे आया था?
में सर, इसमें जो सवाल था कि सैनिक सम्मान स्कीम के तहत अगर हम्म, हम उसे लोन देते हैं तो उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम करते हैं, जैसे 0.25 इसका आंसर होना। ओके। तो ये सैनिक सम्मान मतलब किसी भी लोन में कि कोई पर्टिकुलर स्कीम है आपका सैनिक सम्मान? सैनिक सम्मान सर एफडी के अगेंस्ट लोन देते हैं, सैनिक सम्मान जो स्कीम है। एफडी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो उनमें जी। उनको इतना रुपए जो 0.25% जो है, जो सामान्य व्यक्ति से कम लगेगा, ये प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन मिलेगा, ये कह रहे हैं, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विच ऑफ द फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल? तो ये किस तरह का था पवन जी? मोबाइल बैंकिंग में कौन सा फैसिलिटी, क्या क्या ऑप्शन आए थे उसमें? इसमें सर ऑप्शन थे आरटीजीएस, हम्म। और सर अभी ऑप्शन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर है आरटीजीएस, क्योंकि आरटी नेफ्ट की सुविधा है। जी, नेफ्ट की सुविधा है आरटीजीएस के लिए। ओके ओके। हाँ, मणिशंकर जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? मणिशंकर जी कुछ बता रहे इस हैं? सर इसमें नेफ्ट नेफ्ट की सुविधा ऑप्शन थी, आरटीजीएस की थी। हम्म। और इसका आंसर सर था सर ये आरटीजीएस। ओके ओके। तो मोबाइल बैंकिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपके बैंक का। मतलब अभी जो है, आप हमारे जो साथी भाग ले रहे हैं, जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम है, उनको तो ये सारी चीज़ें, सवाल जो हैं, वो उनके लिए एक दिशा दिखाते हैं कि उस टॉपिक को जाके तैयारी करेंगे तो सवाल जो हैं उनको आने की संभावनाएं रहती हैं। अगला सवाल देखते हैं। इफ ए लोन अकाउंट इज ओवर ड्यू फॉर 45 days, देन इट इज क्लासिफाइड एज। मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही बोल रहे हैं पवन जी, कुछ इशू है क्या आवाज में? नहीं सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना? ओके। जी। ये है, एक लोन अकाउंट अगर 45 दिन तक ओवर ड्यू है तो कौन किस में क्लासिफाई होता है? हाँ पवन जी बताइए, किस में क्लासिफाई होगा? SMA 1। SMA 1 में। तो अगर 0 से 30 दिन तक ओवर ड्यू रहा तो SMA 0 होता है। 31 दिन से 60 दिन तक ओवर ड्यू रहा तो वो SMA 1 रहेगा। 61 दिन से 90 दिन तक था तो SMA 2 हो जाएगा। और 90 से 91 दिन हो गया तो NPA चला जाएगा। NPA में जाने के बाद 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा। 12 महीना सब स्टैंडर्ड में रहने के बाद वो 1 साल डाउटफुल 1 में रहेगा। फिर 2 साल डाउटफुल 2 में रहेगा। फिर उसके बाद डाउटफुल 3 में चला जाएगा। और डाउटफुल 3 में पड़ा रहेगा जब तक कि उसमें लॉस डिक्लेयर न हो जाए। तो यहाँ पर पूछा गया 45 दिन ओवरड्यू रहा तो SMA 1 हमारे पवन जी ने सटाक से बना लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं। लीगल ऑडिट ऑफ लोन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फ्रेश लोन। फ्रेश लोन में लीगल ऑडिट कब होता है पवन जी? ऐसे सर कौन? वैसे मैं तो ऑप्शन लगाया हूँ 3 मंथ्स, और तो मंथ बाकी था इसका कि अमाउंट था? मंथ मंथ पूछा होता है। मंथ था। और क्या क्या ऑप्शन था? 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, हम्म। और तो 5 ऑप्शन थे, और ऑप्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे लेकिन थ्री मैंने थ्री थ्री मंथ थ्री ये मंथ्स ये आरओ लेवल का था सर, कि जैसे क्वेश्चन था ROACC, मतलब कितने मतलब टाइम ड्यूरेशन में ऑडिट करते हैं, लीगल ऑडिट करते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, विद इन 3 मंथ्स होता है वो, वैसे तो। तो विद इन सर थ्री तुक्का मंथ सही हो गया फिर। जय माता दी। और एक्सपोजर जो है 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं तो उनमें लीगल ऑडिट किया जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हेन द PMSBY schemes will be terminated of the subscriber age attending in which age? मतलब कौन से उम्र पहुंच जाता है सब्सक्राइबर तो उसका टर्मिनेशन हो जाता है? हाँ नीरज जी बताइए, कौन से उम्र में PMSBY? 70 ईयर्स, 70 ईयर्स सर। 70 ईयर, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें एज क्राइटेरिया पूछ लिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि एक्सीडेंटल डेथ कवरेज स्कीम है।
और इसका मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स पूरा हो जाने के बाद ये स्कीम जो है टर्मिनेट हो जाता है। शुरुआत कब से हो सकता है इसका पवन जी? 18 साल से, है ना? चलिए, जी सर, 18 साल। अगला सवाल है, व्हाट इज द लियन पीरियड वेटिंग पीरियड फॉर PMJJBY फॉर क्लेम ऑन नॉर्मल डेथ? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो लियन पीरियड कितना होता है कि उस पीरियड की अवधि में नॉर्मल डेथ के केस में क्लेम नहीं किया जा सकता है? क्या 30 क्या? दिन का सर। हाँ जी, 30 दिन का। 30 दिन का। 30 डेज। 30 दिन था। ओके, बहुत बढ़िया। तो 30 दिन का एक लियन पीरियड होता है। आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो 30 दिन बाद अगर डेथ होती है तो क्लेम जो है कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर क्लेम करेंगे तो वो लियन पीरियड होगा, वो क्लेम नहीं कर सकते। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 10, बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? बैंकिंग की परिभाषा कौन से एक्ट में की गई है? बताइए जरा पवन जी, बैंकिंग की परिभाषा कहाँ बताई गई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर। बैंकिंग। तो अभी तक के तो जितने सवाल आए हैं सब तो फट एक एक सेकंड में आप कर लेते होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी आपकी। तो सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं हम्म और ये जिसका कमिंग एग्जाम है, हम्म तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो भी मटेरियल लास्ट टाइम में दिया जा रहा है, मतलब कि मॉक टेस्ट, उससे सर बहुत फायदा हुआ है। मतलब क्वेश्चन तो मतलब लग रहा है कि ये देखा हुआ क्वेश्चन, जाना पहचाना क्वेश्चन है। एक होता है ना कि जैसे किसी को किसी पर्सन से मिलते हैं, हाँ जी लगता है इसको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब खूब सेम टू सेम आ गया सर। बहुत बढ़िया। और मतलब आपके यहाँ तो थोड़ा ज्यादातर जनरल बैंकिंग के सवाल आए थे, मुझे ऐसे लग रहे हैं सवाल देख के। सर सर्कुलर से 8 से 10 क्वेश्चन बहुत हो गए, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। मतलब जनरल बैंकिंग जा रहा था सिस्टम में। बाकी ज्यादातर जनरल बैंकिंग है, ठीक है। जी जी। तो इसमें सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आया था कि सेक्शन भी पूछा था? सेक्शन भी था सर, 5 भी, ये सेक्शन भी था। अंडर सेक्शन 5 बी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग की परिभाषा है, ये सवाल बार बार पूछता है ताकि आप बैंकिंग के मूल परिभाषा को जान सकें और उसके आधार पर काम कर सकें, क्योंकि बैंकिंग की जो मूल परिभाषा है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उनके सेवाएं प्रदान करना और ग्राहकों के जमा स्वीकार किए गए राशि को जरूरतमंदों को लोन के रूप में देना या इन्वेस्टमेंट करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। In case of joint account after the death of A, the amount is to be paid after maturity in case of either survivor। एक ज्वाइंट अकाउंट है जो आइदर सर्वाइवर से बना हुआ है, उसमें नॉमिनी है सी, ए और बी मिलके ज्वाइंट अकाउंट है। किसी कारणवश ए की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसे मिलेगा? तो जी ये सवाल भी इतने बार डिस्कस किए गए हैं कि सवाल देखते ही आप लोग बना दिए होंगे। जहां भी आइदर और सर्वाइवर हैं, तो ऐसे केसेस में दोनों में से कोई भी आएगा मैच्योरिटी के बाद तो पैसा दिया जा सकता है। नॉमिनी का रोल इसमें नहीं है। दोनों की मृत्यु हो जाएगी तब नॉमिनी का रोल है। अगर मैच्योरिटी के पहले पैसा लेना है तो जो डेथ हो गए हैं उनके लीगल हेयर और जो बचे हुए हैं दोनों को मिला के देंगे। लेकिन मैच्योरिटी के बाद पूछा है, इसलिए मैच्योरिटी के बाद जो जिंदा है उनको पैसा देके बैंक अपने उत्तरदायित्व से भार मुक्त हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन आईआरएस नॉर्म्स इज इंट्रोड्यूस बाय द कमिटी रिकमेंडेशन हेडेड बाय व्हिच पर्सन? तो यहाँ पर आईआरएस नॉर्म्स, जिसको इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन कहते हैं, बैंकों का काम जमा स्वीकार करना और लोन देना है। लोन देते समय ब्याज की अर्निंग होती है, उस ब्याज की अर्निंग को इनकम रिकॉग्निशन कहते हैं। तो बैंक का इनकम रिकॉग्निशन किस आधार पर होना चाहिए? एक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये कैसे पवन जी, इसको कैसे समझेंगे कि बैंक की आय कब होगी? जो इंटरेस्ट लगाएंगे, जब लोन देते हैं तो हम क्या क्या कमाते हैं लोन देने पर पवन जी? इंटरेस्ट कमाते हैं। इंटरेस्ट कमाते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट हमारे P&L में
P&L में जाता है, वो इंटरेस्ट जो है इनकम कैटेगरी में जाता है ना। लेकिन वो जी सर। इनकम तभी होगा जब वो जो इंटरेस्ट लगाए हो उस इंटरेस्ट को ग्राहक दे देगा। मतलब मान लीजिए आज 1 लाख रुपए बैलेंस है किसी कस्टमर का लोन अकाउंट में, और 1,000 रुपये ब्याज लग गया, तो उसका बैलेंस कितना हो जाएगा पवन जी? 1,01,000 हो जाएगा बराबर। बराबर। तो लोन अकाउंट डेबिट हो गया 1,000, और वो 1,000 रुपये क्रेडिट कहाँ होगा बताइए? अपने बैंक के P&L में क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये नहीं। जी। लेकिन उसको हम आय तभी मानेंगे, बैलेंस शीट में आय तभी मानेंगे जब वो 1,000 रुपये दे देगा। सपोज वो 1,000 रुपये नहीं देता है, तो हम उसको अपनी आय नहीं मानेंगे। यही इनकम रिकॉग्निशन है। और एसेट उसी आधार पर क्लासिफाई होंगे। अगर वो ब्याज की रकम समय पर दे रहा है तो स्टैंडर्ड एसेट है, रेगुलर एसेट है। अगर तय समय सीमा में नहीं दे रहा है, 1 दिन से डिले हो रहा है, तो 1 से 30 दिन तक क्या हो जाएगा? वो SMA 0 हो जाएगा। समय जीरो। हाँ, 31 से 60 दिन तक SMA हो समय। जाएगा, और 61 से 90 दिन तक वो SMA समय। हो जाएगा, फिर NPA हो जाएगा। ये एसेट क्लासिफिकेशन है। फिर प्रोविजनिंग नाम है। ये कंपनी जो हेड किया था श्री M नरसिम्हम कमेटी के सिफारिशों को जो है माना गया था, और आईरेक नॉर्म्स लागू किए गए थे, जो जिनका अनुपालन हम लोग अभी करते हैं। बैलेंस शीट की ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब ऐसा पैसा जो हमारे पास आ गया उसको आय दिखाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम प्रोविजन करेंगे, क्योंकि हम एक रिस्क लेके चलते हैं। हर लोन जो पैसा देते हैं, जो एसेट देते हैं, उसमें एक रिस्क लेके चलते हैं कि ये पैसा डूब भी सकता है ना पवन जी? अगर आप पैसा जी किसी सर। को दे दिए तो उसकी कितनी परसेंट की गारंटी है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? जैसे मोदी जी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, क्या क्या चल रहा है, वैसा कुछ गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है, रिस्क है वो। नहीं है। रिस्क जी है। सर। अगर कहीं पर सिक्योरिटी है, कहीं पर किसी गवर्नमेंट की गारंटी है, तब सही है, लेकिन अदरवाइज उसमें रिस्क है। तो ये सारा जो है क्लासिफिकेशन में बताया गया। अगर वो गारंट रिस्क है तो उसके लिए हम प्रोविजन करते हैं। तो इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, ये M नरसिम्हम कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। एजुकेशन लोन लिमिट अंडर प्रियोरिटी सेक्टर, मतलब 20 लाख। maximum loan for education in India and abroad should be classified under priority sector as per the revised priority sector guideline। कितना होना चाहिए? वो है 20 लाख 20 लाख। रुपए तक। अगर एजुकेशन लोन दिया जाता है इंडिया या अब्रॉड में, तो वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। बहुत बढ़िया पवन जी। यूटिलिटी बिल्स वैलिड टिल हाउ मेनी पीरियड्स फॉर यूज ऑफ एड्रेस प्रूफ। जब भी हम खाता खोलते हैं तो जो लो रिस्क के कस्टमर होते हैं उनके लिए एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल्स लेते हैं। बिजली बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। तो ये यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं कितना महीना पुराना नहीं होना चाहिए? हाँ पवन जी, क्या लिख के आए? 2 महीने सर। इसमें क्वेश्चन क्या था ना, हाँ। क्वेश्चन था कि यूटिलिटी बिल कितने मंथ पुराना नहीं होना चाहिए और कस्टमर कितने महीने के बाद उसको सबमिट करना है, मतलब कि 3 मंथ्स में उसको सबमिट करना है। यही मैंने यही लगाया था। इसमें ऑप्शन था 2 मंथ, 3 मंथ, टू हम्म। मंथ 6 मंथ, 3 मंथ 3 मंथ्स और समथिंग इसी तरह से था ऑप्शन। 2 मंथ 3 मंथ सही होगा इसका, है ना? जी सर। जी मैंने 2 मंथ 3 मंथ्स लगाया सर। बहुत बढ़िया। तो ये यूटिलिटी बिल्स हैं। ऐसे कस्टमर जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं उनको एड्रेस प्रूफ के लिए ये ऑप्शन रहता है कि एड्रेस प्रूफ में यूटिलिटी बिल सबमिट कर सकते हैं, जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। विच फॉर्म इज यूज फॉर लॉकर नॉमिनेशन वेरिएशन या मॉडिफिकेशन फॉर यू? अगर कोई लॉकर में नॉमिनेशन को मॉडिफाई करना है तो कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? SL3 सर। बहुत बढ़िया, SL3। SL1 किस लिए यूज किया जाता है पवन जी? SL1। फ्रेश 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 नॉमिनेशन के लिए। SL2 किस लिए लिया जाता है? कैंसिलेशन के लिए। कैंसिलेशन के लिए। और SL3 जो है मॉडिफिकेशन के लिए। अगर यही मॉडिफिकेशन। सवाल डिपॉजिट अकाउंट में पूछता तो क्या होता है डिपॉजिट अकाउंट के लिए? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका भी सेम 1 2 3 है। और उसके मतलब उसमें उसका DA1 DA1। जी। जी और सर। DA3 है ना? जी सर। जी सर। वैसे ज्यादातर जो है वो कैंसिलेशन का पूछता है।
लेकिन आपको इस बार वेरिएशन का पूछा, तो कई बार ये जी सवाल आया था, तो आप लोग सही इसको किए होंगे। अगला सवाल है, मनी मूल अकाउंट्स विल बी ट्रीटेड एज, ये कि मनी मूल्स अकाउंट के बारे में क्या सवाल पूछा था, याद आ रहा है आपको? सर। सर इस याद तो नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन आया था हम्म, और पढ़ाई हुआ था, उसमें जो भी ऑप्शन था बिल्कुल मतलब इजी थे मनी म्यूल रिगार्डिंग, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है मनी म्यूल के बारे में। तो सर मैंने तो लगाया है, लेकिन ऑप्शन याद नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन याद नहीं। तो मनी मूल्स अकाउंट जो हैं फ्रीज हो जाने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए, लेकिन चूंकि सवाल क्या आया था वो थोड़ा क्लियर नहीं है। बाकी क्या ऑप्शन लगाया था आपने? सर ये अभी नहीं याद आ रहा है नहीं याद। क्लियर। चलिए, याद आए तो बताइएगा। हालांकि मनी मूल्स अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो जाने अनजाने अपराध के पैसे का उनके खातों में रोटेट होता है, तो उसको मनी पार्ट मूल वाइज, कहा जाता है ना। जैसे जैसे सर कोई भी अमाउंट को जैसे चार पांच अकाउंटों में डिस्ट्रीब्यूशन करके जो मनी मिल के थ्रू निकालते हैं, यही है ना। हाँ, यही है मनी मूल अकाउंट्स। जो मनी मूल्स होते हैं वो मैंने वो पीएमएलए वाले सेशन में आपको बताया था जी। कि जो मनी मूल्स जो होते हैं ना, वो जाने अनजाने अगर अपराध के पैसे में अगर वो शामिल हुआ, वो अकाउंट में आया, तो मनी मूल्स आएगा। मतलब मनी मूल्स वह व्यक्ति होता है, ये आपको अभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मनी मूल्स वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर या अनजाने में धोखाधड़ी से पीड़ितों से प्राप्त धन में या तो भागीदार होता है या उसको स्थानांतरित करने में उसकी भागीदारिता होती है। तो ऐसे खातों को मनी मूल्स कहा जाता है। और ऐसे खातों के लिए बैंकों में जो अंडर रूल 59 ऑफ रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन में कहा गया है कि मनी मूल अकाउंट्स को फ्रीज कर देना है और उनमें उसको निगरानी में रखना है। और जब भी कोई क्राइम से आपके जो लॉ के अनुसार उनके रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगे उसको सबमिट करना है। तो ऐसा व्यक्ति इसलिए मनी मूल्स में आप जो है अभी काफ़ी कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो मनी मूल्स क्या होते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति फ्रॉडस्टर नहीं है, लेकिन एक फ्रॉडस्टर ऐसे अकाउंट को इस्तेमाल करता है और उन खातों के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करता है, तो ये मनी मूल्स कहते हैं। डिमांड लोन अगेंस्ट किसान विकास पत्र टाइम पीरियड अप टू व्हिच मंथ, ये सवाल कैसा पूछा था कि किसान विकास पत्र का रिपेमेंट पीरियड कितना होगा लोन नहीं अगेंस्ट। हाँ। सर, ये सवाल था कि अगर किसान विकास पत्र के द्वारा कोई लोन अगर हम देते हैं उसके अगेंस्ट, तो हम्म। उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 60 मंथ। अच्छा, तो आपके यहाँ 60 मंथ था। हाँ, रिपेमेंट सर सर्कुलर में तो 60 मंथ दिया हुआ है इसे। ठीक होगा, एल आई 60 सी। मंथ है। 60 मंथ हो सकता है, कई कई बैंकों में 12 मंथ्स का देते हैं, या सब्जेक्ट टू द मैच्योरिटी टाइम्स ऑफ किसान विकास पत्र। तो आपका सर्कुलर आप देख रहे हैं तो ठीक है, ये सवाल आप अपने सर्कुलर हिसाब से कर क्योंकि लीजिएगा। सर हम्म। सर्कुलर में दिया हुआ रिपेमेंट पीरियड जो है 60 मंथ। एग्री, केवीआईसी एग्री कर रहा हूँ। केवी। 12 12 महीने से लेकर सब्जेक्ट टू द मैच्योरिटी जो टाइम होता है उसका, उसके तक होता है, ठीक है। तो डिमांड लोन केवीपी में है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, 60 मंथ है, तो बंद कर लीजिएगा। अगला ये सवाल क्या है, थोड़ा बताइए जरा। आरसीसीओ रिव्यू पीरियड ये क्या है, रीजनल सर ऑफिस। सर हम्म। पहले जो क्वेश्चन था लीगल ऑडिट का, ये मैं क्वेश्चन कर रहा था, आरसीसीओ का आया था। अच्छा, यही लीगल ऑडिट का था, रिव्यू जी। पीरियड 3 मंथ्स वाला हाँ है जी। ना। थ्री 3 मंथ मंथ वाला। आंसर 3 मंथ है, ठीक है। तो आरसीसीओ का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, रीजनल क्रेडिट कमेटी, क्या है ये? ऑफिस सर। अच्छा, ओके, ऑफिस है, ओके। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अटल पेंशन योजना स्टार्ट आफ्टर पीरियड, मोनालिसा जी, अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट होता है? नमस्ते सर। नमस्ते, सर नमस्ते जी। 60 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो कोई व्यक्ति जो है अटल पेंशन योजना का लाभ कब ले सकता है, कितने साल में? वो 18 से 18 18 साल से 40 तक एनरोलमेंट हो सकती है, और 60 के बाद जो है पेंशन चालू हो सकती है। चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अटल पेंशन योजना जो गैर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत देखा जाता है।
और एक छोटी सी रकम हर महीना जमा करके उनको 60 बरस के बाद उनके मृत्यु तक जो है उनको पेंशन मिलता है। और उसके बाद उनके फैमिली पेंशन भी मिलता है। ये 60 साल के बाद पेंशन स्टार्ट होता है, जो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 के राशि में रहता है। और उसी के आधार पर उनके सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी होते हैं। तो ऐसे बोलने का प्रैक्टिस करिएगा मोनालिसा जी, है ना, क्योंकि अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है ना। तो एक जी सर। योजना के लिए आए तो 2-2 मिनट में या 1.5 मिनट में योजना को बताने के लिए थोड़ा मूलभूत बातें आपकी रहेंगी, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जी PMJJBY है, SBY है, इनको ऐसा पढ़ के कोशिश करिएगा। जैसे अभी हम बता रहे थे मनी मूल्स के बारे में, तो 1-1 मिनट में बताने का प्रैक्टिस करना है। ये सवाल आया अभी, देखिए प्रोजेक्टेड टर्नओवर 10 लाख है, तो मुद्रा लोन के तहत एप्लीकेशन आया है, तो उसकी सीसी लिमिट कितना बनेगा? तो पवन जी बताइए, सीसी लिमिट कितना बनाओगे अगर किसी का प्रोजेक्ट, कोई सर प्रोजेक्ट? इस, हम्म। सर इसका आंसर तो 2 लाख होगा, 20% बनाते हैं, बट मैंने वहां पे 2.5 लाख बनाया क्योंकि हमें याद था कि 5% मार्जिन भी है, तो मैंने उसको ऐड कर दिया उसमें। इस वजह से मेरा ये गलत हो गया। अच्छा, तो जी सर। इसमें क्या, प्रोजेक्टेड टर्नओवर अगर 10 लाख है तो उसका लिमिट जो है उसको 2 लाख ही बनेगा, है ना। और मार्जिन लेते नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ 2 लाख ही यहाँ लिमिट बनेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वहाँ पर 2 लाख की होगी। सर तो मैंने सर्कुलर में ऐसे कहीं पढ़ा था अपने बैंक का ना, उसमें 5% मार्जिन कहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म, लेकिन इस वजह से मैंने 2.5 लाख उसमें आंसर लगाया था उस टाइम। बट 2 लाख इसका सही होगा, है ना। 2 लाख, 2 लाख सही आंसर सर। ठीक है, वो नॉर्मल वाली सीसी वगैरह करते होंगे ना, तो उसके लिए है। ओके। ये सवाल आया था, देखिए एक कोई फर्म है जिसका सैंक्शन लिमिट 5 लाख रुपए है, स्टॉक उसके पास 8 लाख है, मार्जिन जो सैंक्शन लिमिट में तय की गई है 25% है। तो उस अकाउंट का ड्राइंग पावर कितना होगा? ड्राइंग पावर कैलकुलेट करिए। सर मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के लिए मैं मतलब क्वेश्चन तो मतलब देख कर आंसर लगाना है इसमें, क्योंकि हम्म। इसमें नॉशनल जीपी आ रहा है और इसका आंसर 5 लाख होंगे। और पता नहीं एग्जाम के टाइम पर मेरे को क्या हुआ, मतलब ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम दे जा रहा था देने, तो लगभग लोगों को बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम्म। और एक नॉशनल डीपी इसका निकलेगा और एक एक्चुअल डीपी। हम्म। लेकिन वहां पे मैं इसको गलत करके आ गया हूँ। क्या लिख दिया आपने? 6 लाख सर, मैं वहां पे पता नहीं क्या हुआ, 6 लाख में लगाया लेकिन 5 लाख इसका आंसर है ओके। दोनों। तो यहाँ पर 8 लाख जो है सिक्योरिटी है या स्टॉक है। तो जो सीसी लिमिट सैंक्शंस होते हैं वो अगेंस्ट स्टॉक्स होते हैं, और स्टॉक्स के अगेंस्ट उन लोग मार्जिन मेंटेन करते हैं। तो 8 लाख का स्टॉक है, 25% मार्जिन है, तो 2 लाख मार्जिन हो जाएगा, 6 लाख जो है इसका नोशनल डीपी आ जाएगा। और सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, तो कोई भी ड्राइंग पावर लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 5 लाख होगा। अदरवाइज अगर लिमिट ज़्यादा होता तो ये 6 लाख होता। तो 6 लाख इसका नोशनल डीपी है, और सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, इसलिए इसका डीपी भी 5 लाख होगा। द रेट ऑफ एजुकेशन सेस कितना है? एजुकेशन सेस रेट कितना रुपए, कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा लगता है उनके टू टैक्स में? परसेंट 2% सर। 2% लगता है। ये तो सभी जल्दी से कर लिए होंगे, अच्छे से कर लिए होंगे। एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशूड बाय विच एजेंसी, कौन करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो नहीं है? सर, एजेंसी नहीं पूछा, इसका फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा, फुल फॉर्म पूछा था। तो हाँ जी सर। आईईसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। और ये जारी करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको DGFT कहते हैं। सर कोई उसमें हम्म, ऑप्शन कुछ और याद है, ऑप्शन कुछ और था सर। ऑप्शन। आई हम्म। सर अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऑप्शन अलग अलग दिया, कुछ डिफरेंट था उसमें। ठीक है, बट ये फुल फॉर्म पूछा था, आप बोल रहे थे कि जी ये सर, जी सर, फुल फॉर्म था। फुल फॉर्म तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ही होगा। अगर इशूड बाई एजेंसी पूछेगा तो DGFT होगा। और और कुछ दूसरा पूछा होगा, याद आ रहा होगा तो आप बताइएगा, तो फिर हम डिस्क्राइब कर लेंगे।
क्योंकि आईसी कोड जो है ये डीजीएफटी जारी करता है ना। मतलब क्या है, भारत में जो आयात नहीं नहीं, सर, ये सेम क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन यही था, आईएसी। ठीक है सर, जीएसटी कर लिया। तो भारत में क्या है, आयात निर्यात कोड का लाइसेंस होता है ना। तो ये 10 अंक का एक लाइसेंस कोड होता है जो यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है जो मैंने बोला है ना, वो जारी करते हैं। और इसे जो है कंपनी या भारतीय क्षेत्र में जो भी आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये कोड प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसका डीजीएफटी जो है ये कोड जारी करता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, 1 मिनट जरा प्रतीक्षा करिएगा। तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए एफएटीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है मोनालिसा जी? अच्छा चले गए। दीप्ति जी, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है बताइए जरा। फाइनेंस सर, इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो क्या होता है ये एफएटीएफ क्या होता है? सर ये मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, याद नहीं आ रहा, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ये क्या होता है, जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं काम ना, जो काले धन जो को इकट्ठा करते हैं उनके रोकथाम के लिए एक अंतर सरकारी संस्था है जिसको एफएटीएफ कहते हैं। और इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। ये वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट को जो पैसा देते हैं, आतंकी वित्त पोषण कहते हैं, उसके लिए एक निगरानी करता संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 के जो देश हैं वो पेरिस में एक बैठक हुई थी जहां पर इसको बनाया गया था, आयोजित की गई थी, इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एक ही है, आतंकवादियों को वित्त पोषण नहीं होना चाहिए। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग काला धन जो है उस पर रोक लगाना, इनका निगरानी करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन विच अकाउंट? कौन से अकाउंट में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है पवन जी? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट को टीडीएस के उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी सब जो एफडीआर में है टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो ये 25 सवाल अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। थोड़ा देर हो गया रात को, लेकिन आगे जो है 50 और सवाल जो है हमारे पास है, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी और सवाल आपके पास कुछ याद आए पवन जी, इनको छोड़ के तो आप भेज दीजिएगा। कुछ साथियों ने और भी भेजा है सवाल, तो उनको मिला के हम लोग एक सेशन और कर लेंगे तो बाकी सवाल भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर, स्क्रीन, हाँ जी, और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं सर, एक क्वेश्चन था इंटरव्यू से रिलेटेड, वैसे तो आपके वीडियो में है, हम्म। लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि जैसे अगर इंटरव्यू में पूछता है कि आपका वीकनेस क्या है, इसका परफेक्ट क्या मैं उनको आंसर दूं, कि फिर वो हमें उसमें क्वेश्चन एराइज ना कर पाए। उसमें क्रेडिट साइड में ज़्यादा काम नहीं किया हूँ सर, मुझे सीखने की ज़रूरत है क्रेडिट साइड में, और मैं उस पर जब भी मौका मिलेगा तो सीख लूँगा। और अभी भी मैं सीखना चालू कर दिया हूँ ऐसा बोल दीजिए। लोन का काम करने का मौका नहीं मिला है ना। आप कौन से स्किल में है कि मैं सर तो जीरो से। ऑफिसर में है ना? तो आप, आपका वीकनेस यही होना चाहिए, क्योंकि हम कैश लेन देन और ग्राहक सेवा में ही रहे, लोन तरफ देख ही नहीं पाए। इसलिए हमको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा वीकनेस हो सकता है क्रेडिट सेक्शन में। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको भी सीख जाऊंगा, ऐसा बोलेंगे तो पॉजिटिव सिग्नल होगा और सच्चाई भी नजर आएगा। क्योंकि आप पिछले 4-5 साल से कैश रिलेटेड ही काम देख रहे हैं, लोन की फाइल वगैरह नहीं देख पाए हैं, तो वो इसलिए ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पर कुछ लिखा है पढ़ दीजिए हमारे साथियों के लिए।
अगर मेहनत करना सीख गए तो जितना भी सीख जाओगे। वाह, ये हुई ना बात। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे। तो ये ओवरऑल ये 25 सवाल आए थे। दीप्ति जी, आपको कैसे लगे ये सवाल? अगर ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो कैसे रहेगा, कैसे करेंगे? सर हो जाएंगे ये। ये तो हो जाएंगे, है ना? ये 25 सवाल तो इनमें से मुझे लगता नहीं कि पवन जी कोई गलत हुआ होगा। सारे सवाल आप तो एक आध गलत कर दिए, मतलब आपने दो जी गलत। सर। हम्म, जी सर, दो दो सवाल कोई इसमें बात नहीं। गलत अब है। मान के चलिए जितनी भी अच्छी तैयारी करें ना, एक 4-5 सवाल गलत हो जाते हैं। सर लेकिन 100 क्वेश्चन थे जिसमें मेरे हिसाब से मेरे 20 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन डाउट है। अब उसमें जितना सही हो जाए। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने मेहनत किया और आपका परफेक्शन भी दिख रहा है। आप बस एक चीज और बता दीजिए पवन जी, ये 100 जी सर। क्वेश्चन जो जिसमें कि आपका बैंकिंग और लैंग्वेज का था, इसको 90 जी। मिनट में कम समय कम लगा कुछ, कि समय ठीक था? समय बहुत है सर। बहुत है ना? सर बैंकिंग 15 से 20 मिनट अच्छा। बहुत है। 20 मिनट बहुत है। 80 मतलब 60 क्वेश्चन के लिए। आप प्रैक्टिस तो इतनी होनी चाहिए कि 50 क्वेश्चन जो है 20 मिनट में हो जाना चाहिए। और 50। बाकी लैंग्वेज के लिए सफिशिएंट टाइम है। आप हम्म। लैंग्वेज पे फोकस करो, क्योंकि सर लैंग्वेज की तैयारी पहले कोई नहीं करता। वो एट द पॉइंट एग्जाम में ही लैंग्वेज का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो उस पे समय थोड़ा ज्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। और बैंकिंग तो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, और इसमें मतलब आप जो भी बनाओ वो मतलब थोड़ा टाइम दो। जैसे हम्म। मैंने गलती किया, वो गलती कोई और ना करे। मतलब आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन करोगे तो। ओके ओके। चलिए, तो हमारे पवन जी ने काफ़ी कुछ आपको सुझाव दिए हैं, और वो खुद अभी एग्जामिनेशन दे के आए हैं तो मनोभाव उनके देख पा रहे होंगे। अभी मैं पवन जी और साथियों को बोलूँगा कि आप इंटरव्यू के वीडियो देखना चालू करिए, और जैसा भी कोई मन में डाउट होगा तो हम लोग उसको अलग से सेशन करके क्लियर करेंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, और मन में भाव रखना पड़ेगा जीत का। और जब जीत का भाव रखते हैं आप, तो आपके सारे सेल्स जो हैं उसी आधार पर काम करते हैं। आप यकीन मानिए, आप जो सोचते हो वही मिलेगा आपको, वही बनोगे। आप हमेशा सोचा करिए कि मैं मैनेजर बन रहा हूँ, मैं ऑफिसर बन रहा हूँ, मैं नए दर्जे पर जा रहा हूँ। ऐसा सोचते रहिए। अभी परिणाम आपके पास नहीं है, फिर भी आप सोचते रहिए और उसमें बिलीव करते रहिए। आप यकीन मानिए, हमारे अंदर भगवान ने इतनी सारे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इतना जो माइंड में इतना कुछ दिया हुआ है कि वो वैसा बना देता है। बशर्ते आपको बिलीफ सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के उन्हीं अंगों से वो काम करा लेता है जैसा आप चाहते हैं। मतलब आपका मन जैसा चाहेगा वैसा आपको मिल जाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आने वाले सेशन में हम बाकी सवालों पर चर्चा करेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार जीवन की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। 7 मई को मतदान का दिन है, आप जरूर मतदान करिएगा और अपने नागरिक जीवन के मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करिएगा और एक अच्छी सरकार चुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।